नमस्कार, मेरा नाम है वैद्य अपूर्व त्रिपाठी। और जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय जो संस्कृति रही है वो हमेशा से आहार प्रधान रही है। औषधियों पर हम उतनी चर्चा नहीं करते थे, लेकिन आयुर्वेद सभी आयामों पर बात करता है। बचपन से ही अगर आप देखें तो एक बच्चा अपनी माँ से ही उस किचन में जो उनकी माँ है उसके लिए खाना बनाने वाली है, उसी से अपना भरण पोषण करता है, उसी से अपने स्वास्थ्य को भी संरक्षित करता है। तो इसी के विषय में आज हमारे बीच आदरणीय मैम ममता मैम आई हुई हैं, और इनसे मिलना, इनसे बात करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं चाहूँगा कि आप भी इनसे जो आपके क्वेश्चंस हैं, हम आपके क्वेश्चंस भी मैम तक पहुँचा सकें और उस पर डिस्कस कर सकें। मैम नमस्कार। नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। जी, तो मैम आहार पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, और भारतीय संस्कृति की जैसे हम बात कर रहे हैं और आयुर्वेद के हम हैं, तो आहार को हमेशा से भारतीय संस्कृति में जो अन्न है उसको ही अमृत की तरह माना गया है। तो लेकिन जब पाश्चात्य संस्कृति भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद जो ये जंक फूड का जो कल्चर चला है, उसको क्या हम प्राणघातक मान सकते हैं? हाँ, अगर एक दृष्टि से देखें तो प्राणघातक ही हैं, क्योंकि जंक फूड में जितने एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स सब डाला जाता है, केमिकल्स जो डाले जाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं तो आयुर्वेद में कोई भी चीज़ एकदम से ठंडे का गरम, गरम का ठंडा ये करने को मना किया है, वो विष हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद बताते हैं। तो जंक फूड में अक्सर यही चीज़ होती है कि या तो एकदम फ्रिज से निकाल के उसको माइक्रोवेव में डाल के गर्म कर देंगे, या एकदम बर्फ़ डाल के ठंडा कर देंगे। तो ये जो एकदम ठंडे से गरम, गरम से ठंडा, वो भी प्राणघातक है आयुर्वेद की दृष्टि से कि विष है, तो वो विष हो जाता है। दूसरा, आयुर्वेद बताता है कि एक याम में खाना खा लेना चाहिए। मैंने कोई चीज़ आप बनाते हो तो एक याम में 3 घंटा, चलो 3 का 4-5 घंटा हम मान सकते हैं, पर सुबह का बना शाम तक खा लो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मगर ये जितने भी फास्ट फूड है उसमें ज़्यादातर चीज़ें प्रिजर्व की हुई होती हैं, जो पता नहीं कब बनी है, और उसको फिर आपको गर्म करके परोसा जाता है। तो मैं मानती हूँ कि ये कहीं ना कहीं प्राणघातक तो है ही। जी, इसको प्राणघातक की हम वर्ग में रख ही सकते हैं, और इसको हम अमृत की तुलना नहीं दे सकते नहीं हैं। दे सकते, तो कह सकते हैं कि ये वाला अन्न अमृत नहीं है, ये वाला प्राणघातक है। तो ये वर्गीकरण आयुर्वेद आपको बताता है। बिल्कुल जी। तो मैम, आहार के गुण को अगर ध्यान में रखें तो क्या आज की जो प्रोसेस्ड फूड है उनको किसी विशेष गुण में वर्गीकृत किया जाना चाहिए? एक्चुअली उस वक्त ऐसा प्रोसेस्ड फूड ऐसा नहीं था जी। क्योंकि तब शायद जो जिस तरह का एनवायरनमेंट था उसमें ताज़ा बना के ताज़ा खाना, न फ्रीज थे न कुछ था कि उसको रख ले। जी। तो ऐसा कुछ नहीं था, पर फिर भी आयुर्वेद में जो संस्कार बताया वो एक तरह से प्रोसेस ही है, प्रोसीजर्स। जी जी। कि हम किस तरह खाना पकाते हैं। जैसे आयुर्वेद ने बताया कि जो भी खाना आप पकाते हो वो मंदाग्नि पे या मध्यम अग्नि पे पकना चाहिए, एकदम तेज अग्नि पे कुछ भी नहीं पका के खाना चाहिए। एक आधा ऑप्शनल कुछ हो सकता है, पर ऐसे जनरल जो हम खाना बनाते हैं वो ऐसे बनाना चाहिए। इसलिए पहले वो चूल्हे पे धीरे 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 आराम से पकता था। अब हमारा प्रेशर कुकर आ गया, हम खट से उसमें प्रेशर कुकर में पका लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान तो कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य को गड़बड़ा रहा है उसके कारण। तो प्रोसेस्ड फूड है, उसमें वो जो प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं विरुद्ध है आयुर्वेद की दृष्टि से, तो इसलिए हमें नुकसान करता है। ये जो विरुद्ध आहार का कंसेप्ट है मैम, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या जो जैसा शास्त्र कहते हैं कि ये विरुद्ध आहार हैं, और क्या वो दो चीज़ों के संयोग से कोई ऐसी दो चीज़ें जिनका सेवन नहीं करना चाहिए वो विरुद्ध आहार है, पर क्या दो ऐसी चीज़ें जिनका संयोग किया गया और वो अग्नि से उसका संस्कार किया गया, तो वो कुछ तीसरा संयोग बना, तो क्या इसको भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में गिना जाएगा, जैसे वाइट सॉस पास्ता वगैरह? हाँ बिल्कुल, उसको विरुद्ध आहार गिना जाएगा। और विरुद्ध आहार का ये है कि रोज नहीं खाना, विरुद्ध आहार का ये नहीं है कि एक बार नहीं खाना जी, क्योंकि जब आप कंटिन्यूअस उसका सेवन करते हो तब उसका परिणाम दिखता है विरुद्ध आहार का जी। और फिर भी आयुर्वेद ने कहा है ऐसा कि व्यायामी शरीर हो, जो यंग है, जिसका अग्नि बहुत अच्छा है जी, वो थोड़ा बहुत विरुद्ध आहार खा लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है जी। तो जैसे ये पास्ता वास्ता कभी कभार कोई खाता है तो कोई नुकसान नहीं है, पर ये रोज खाने का जो सिस्टम हो गया ना, अभी जैसे
ब्रिजेश जी बता ही रहे थे कि जी, जी। स्विगी जोमेटो से स्विगी, सबसे आ ज़ोमैटो। जाता है और खा लेते, ये गलत है। जी। मैंने कोई भी आयुर्वेद में कोई चीज़ ऐसा नहीं कहा है कि बिल्कुल छूना नहीं मना है, ऐसा तो बिल्कुल। आयुर्वेद कहीं नहीं कहता। जी। उसको कैसे खाना, कब खाना, किसको खाना, ये सब आयुर्वेद में बताया हुआ है। बिल्कुल। तो जैसे पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह हैं वो एकदम से यंग माने छोटे बच्चे को या बुज़ुर्ग को इनको आप देते हो तो ना उनकी अग्नि अच्छी होती है ना उनकी व्यायाम शक्ति अच्छी होती है, तो उनको ज़रूर नुकसान करता है। जी। बीच का जो होते हैं कि एकदम यंग है, जवान है, अग्नि अच्छा है, तो वो कभी कभार खाते चलता है, पर रोज़ खाओगे, रोज़ की प्रैक्टिस में डालोगे तो वो विरुद्धाहार जमा होके आपका कुछ न कुछ नुकसान कुछ जरूर नुकसान करेगी, देगा ही शरीर देगा। को कोई ना कोई रोग आपको निकालेगी। जी। मैम, आयुर्वेद में हम मिथ्याहार का वर्णन आता है कि मिथ्याहार के बारे में बताया गया है, तो क्या जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मॉडर्न जो सोसाइटी है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल आप देख रहे हैं सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल चुका है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो क्या इसको हम एक साथ समझ सकते हैं? क्या इन दोनों को एक ही पलड़े में रख सकते हैं? नहीं, इसलिए नहीं रख सकते कि आयुर्वेद में जो इंटरमीडिएट फास्टिंग एक तरह से आयुर्वेद में था द्विकाल भोजन बताया, जी। तो उसका मतलब वही हो रहा है कि एक बार सुबह 9 से 10 के बीच में खाना चाहिए, शाम को सूर्यास्त के समय खाना चाहिए, मोटा मोटा नियम है जी। आयुर्वेद का। और उसके बाद नहीं खाना तो वो सुबह तक नहीं खाना, वो अपने आप इंटरमीडिएट हो जाता है। मगर उसके साथ आयुर्वेद में प्रकृति बताई है, जी। तो प्रकृति है, उम्र है, उन सब का भी हिसाब लगाया है, तो सबके लिए ये सब नियम लागू नहीं होते। अभी जो है ना थोड़ी ये फैशन बन जाती है और उसमें फिर सब लोग सब कुछ करने लगते जी। हैं। एक्चुअली सबके लिए सब कुछ नहीं है। ट्रेंड फॉलो करने की हाँ, रेस वो में दौड़ रहे ट्रेंड हैं फॉलो हो जाता है, उसमें गलती होती है। मैंने गलत जी। है ऐसा नहीं है, जी, जी, जी। मगर लोग उसको इतना वो अंधानुकरण कहते हैं ना, ऐसा जी। करने लगते हैं, इसलिए तकलीफ है। जी। आयुर्वेद में प्रकृति वाइज थोड़े जो उसमें भी चेंजेस बताए हैं, जी। है ना, कि जैसे वात प्रकृति वाले या पित्त प्रकृति वाले हैं उनको बहुत कंटिन्यूस भूखे नहीं रहना चाहिए, उनके लिए वो तकलीफदायक होता है। कब प्रकृति वाला को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी। और हमारा जो धर्म है वो उसी अनुसार बना हुआ है जी। कि भाई बीच बीच में हमारे एकादशी का फास्ट आ गया या जी। इस तरह से व्रत आ गए, तो वो सब इसीलिए है कि थोड़े थोड़े अंतराल में सब कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहो तो बहुत अच्छा है। जी। फिर रोज उसको कंटिन्यूस बहुत कुछ करते हो सबके लिए ये अच्छा नहीं होता है। जी। एकादशी के जो व्रत का आपने वर्णन किया यहाँ पर, तो एकादशी के व्रत को अगर हम नक्षत्रों से देखते हैं तो इसलिए एकादशी को वहाँ पर रखा जाता है क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव से मनुष्य को परेशानी हो सकती है। पर मैम जो निर्जला व्रत का वर्णन आता है कई जगह, कई हमारे त्यौहार ऐसे भी हैं जिनमें निर्जला व्रत लोग रख रहे होते हैं, तो क्या इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के सीरीज़ में ही हम मान सकते हैं, जिद जैसा कुछ मान सकते हैं क्या? एक्चुअली निर्जला व्रत मैं माने इतनी धार्मिक नहीं हूँ कि मुझे जी। बहुत पता हो, पर जी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आयुर्वेद में भी बताया कि लंघन में लघु आहार, जी। ऐसा नहीं बताया कि बिल्कुल छूना नहीं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे हो सकता है कि निर्जला में भी होगा कि प्रदेश वाइज या कुछ ऐसा सीजन वाइज होगा। अब जी। सीजन इतनी बदल रही है बिल्कुल। कि अब जो निर्जला व्रत पहले करते थे तब ठंडा मौसम हो जाता था, बारिश बहुत अच्छी होती थी, उस वक्त आते थे ऐसे निर्जला व्रत। अब वो गर्मी का समय मैंने आ गया, इतनी वो तब धूप होती है, उसमें अगर आप निर्जला व्रत करोगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो नुकसान भी करेगा शरीर को, क्योंकि शरीर को थोड़ा बहुत हाइड्रेशन जो चाहिए वो तो चाहिए। तो हमें उसमें थोड़ा सा कहते हैं ना एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से, उम्र के हिसाब से फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, तभी वो सफल होगा। क्योंकि ये सब जितने भी व्रत उपवास बताए हैं धर्म में आया है वो तो बहुत साइंटिफिक है, मगर उसको फिर बाद में लोगों ने उसमें भी अंधश्रद्धा जोड़ के उसको बहुत डाइल्यूट कर दिया। समय के पहिए पर सवार होके हमें चलना चाहिए। चलना चाहिए और हमें अपनी प्रकृति को क्या सूट कर रहा है वो पहले देखना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आयुर्वेद तो हर चीज में प्रकृति को प्रधानता देता है जी। तो अपने शरीर को क्या सूट करेगा वही करना चाहिए। तो क्या मैम व्रत भी हमें अपने वैद्य से बात करके आगे प्रोसेस करना चाहिए कि आयुर्वेद बता रहा है कि अलग अलग प्रकृति के लिए व्रत है, तो किसको रखना चाहिए किसको नहीं, क्या वैद्य से ही बात करें? प्रकृति है, पूरा दिन उनको भूखा रख लो, प्यासा रख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से कर सकते हैं। जी। उसी जगह कहीं पित्त प्रकृति वाले को आपने भूखा प्यासा पूरा दिन रखा, जैसे निर्जला व्रत 24 के, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। जी।
तो इसलिए वैद्य को पूछना बहुत अच्छा रास्ता है जी। कि वैद्य को पूछ के करे तो ज़्यादा अच्छा है कि उनकी प्रकृति को क्या सूटेबल है, ऐसे व्रत करने चाहिए। जी। क्योंकि व्रत में भी अपने पास कई प्रकार हैं, निर्जला भी करते हैं, एक बार खाना खा के भी करते हैं, और लिक्विड लेके भी करते हैं, फ्रूट्स खा के भी करते हैं। बिल्कुल। तो ये सब व्रत ही माना जाता है। पर एक तो वैद्य से बात हमें करके वैद्य से करें बात करके अपनी प्रकृति के अनुसार व्रत करना तो आपका चाहिए। व्रत दो फल देगा, आपको हाँ जी, स्वास्थ्य लाभ बिल्कुल, भी होगा स्वास्थ्य लाभ और धर्म लाभ देगा भी और होगा। धर्म लाभ भी देगा, बिल्कुल। मैम, आहार में देश काल और प्रकृति का भोजन भारत में लोगों ने मानना शुरू किया है, जो ट्रेंड की बात अभी हम कर रहे थे। जैसे ग्लोबल डाइट, तो क्या ये आयुर्वेद के सिद्धांतों का उल्लंघन माना जाना चाहिए? क्या इसको फॉलो करना चाहिए क्या, या लोग ले सकते हैं इसको? एक तरह से तो आयुर्वेद के नियमों का उल्लंघन है, सीधा सीधा। मगर मैंने कहा वैसे कि आयुर्वेद किसी भी चीज़ का पूरा ना नहीं करती है। तो अपना विज्ञान ऐसा है कि जो सबको समावित करने में मानता है, तो उसमें ध्यान देना चाहिए कि हमें कितना उसमें से खा सकते हैं जो हमारे देश काल को, यहाँ के एनवायरनमेंट में सूटेबल है, उतना करो। जैसे मैं अक्सर उदाहरण देती हूँ सलाद का, है ना। हम ऐसे हो गए कि पाश्चात्य में सलाद बहुत खाते हैं, हम भी प्लेट भर भर के खाने लगे। अब वो उनकी दृष्टि से सही है, उनका साइंस सही है, क्योंकि वो वहाँ के लिए बना है। तो वहाँ क्योंकि मीट मटन मैदा ही खाते हैं, जहाँ बिल्कुल फाइबर नहीं है, उनको सैलेड खाना पड़ता है, क्योंकि शरीर में कुछ फाइबर्स भी चाहिए जिससे हमारा मल निकले, साफ हो। तो वो अपनी दृष्टि से सही कर रहे हैं। अब हम क्या है कि खाते तो गेहूँ चावल सब्जी, जिसमें सब में फाइबर्स हैं। हमारे गेहूँ चावल में भी फाइबर्स हैं, हम दाल खाएंगे तो भी फाइबर्स, और वो हमें सफिशिएंट मिल जाते हैं। उसके ऊपर हम सैलेड खा के हमारे पेट में ओवरलोड करते हैं, माने हमारी जो कहते हैं ना पाचन शक्ति, उस पर ओवरलोड करते हैं। उसके कारण फिर पाचन बिगड़ता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि वो लोग गलत हैं या हम गलत हैं या कोई, पर वो वहाँ के लिए बना साइंस है, हमारा हमारे लिए बना साइंस है। तो वो है कि जिस देश का जो साइंस है उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो मैक्सिमम यहाँ के एनवायरनमेंट और यहाँ की जो खान पान की पद्धति है उसके आधार पर बना होता है। तो वास्तविकता को समझना चाहिए और अपने वैद्य से अंधानुकरण नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो पाश्चात्य की चीज़ें खाने में कोई बुराई नहीं है, पर वो हमें सोच समझ के कहाँ खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, वो सोचना चाहिए। जैसे पिज़्ज़ा हमारे यहाँ बोलते हैं बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, इटली में तो पिज़्ज़ा ही लोग खा रहे हैं। तो वो उनके लिए ठीक है, पर वो हमारे लिए थोड़ा वो है। वहाँ ठंडा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश में आयुर्वेद कहता है ना कि अग्नि बहुत प्रदीप्त होती है, तो वहाँ सब पचा लेते हैं। और हमारा ज़्यादातर उष्ण प्रदेश है भारत में, तो वो अग्नि इतनी तेज नहीं होती है, तो पचाने में हमें तकलीफ होती है। आयुर्वेद का वो मूल भी है, रोगः सर्वव्यापी मन्द्यग्नो। तो इस पर ही हम चिकित्सा कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं आपसे। और तो इस पर ही मैम कि जैसे अग्नि और आहार का एक संबंध ऐसा कि हम सभी भारतीयों को जानना चाहिए, हम सभी को समझना चाहिए कि जितने भी पेशेंट आते हैं या जितने भी लोग देख रहे हैं, वो सब भी अपने घर में ऐसी चीज़ों को हम फॉलो कर सकें कि आपका खाना इस तरह का रखिए जिससे आपको चक्कर ना लगाने पड़े हॉस्पिटल्स के। भारतीय लोगों को और सभी श्रोताओं को मेरे एक ही वो कहने का है कि जो खाओ ताज़ा खाओ, सीजनल खाओ, रीजनल खाओ, क्योंकि जिस एरिया में जो उगता है वहाँ का खाना अगर हम खाते हैं तो वो वहीं के लिए होता है। माने भगवान ऐसे ही उगाता है, ऐसे ही सीज़न का है कि जिस सीज़न में जो फल सब्जियाँ आती हैं वो अपने शरीर को सूट करेगी, उस सीज़न में वही भगवान उगाता है। तो अगर हम सीजनल, रीजनल और ताज़ा खाना, जैसे मैंने कहा एक ही आम का, चलो आज के हम नौकरी धंधा सबका ऐसा हो गया कि इतना नहीं, पर कम से कम सुबह का बना शाम तक ही खाओ, दूसरे दिन मत खाओ। इतना तो हम फॉलो कर ही सकते हैं, भले 3 घंटा नहीं फॉलो करें, तो इतना तो करना चाहिए। ताज़ा खाना चाहिए आहार, और सीज़न और रीजन का ध्यान रखते हुए खाएंगे हम खाना, तो हम ऑलमोस्ट स्वस्थ रहेंगे। जैसे मैम अभी आईटी सेक्टर बहुत चल गया है, अब आईटी सेक्टर में लोग रात रात भर काम कर रहे हैं, सुबह देर तक सो रहे हैं, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल क्लॉक पूरा बिगड़ चुका है अभी। तो रात में 12 बजे खाना ऑर्डर कर रहे हैं। जो दिल्ली बेंगलोर जैसे बड़े शहर हैं वहाँ रात भर, ये जो स्विगी जोमेटो की बात हुई, वो रात भर सर्विस दे रहे हैं, लोग रात में 2 बजे खाना खा रहे हैं। क्या ये ठीक है? देखिए परेशान तो वो हो ही रहे हैं,
और हम ये भी नहीं उनसे बोल सकते कि आप अपना ये काम चेंज कर दीजिए, वो नहीं शिफ्ट कर सकते, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक ऐसी सजेशन जो उनको इस बुरे समाज में या बुरा कंडीशन बन चुकी है, वातावरण बन चुका है, उसमें भी उनके कुछ कुछ काम आ सके आयुर्वेद की तरफ से। एक तो ये है कि जो आयुर्वेद में अध्यशन बताया, मीन्स एक खाना नहीं पचा तब तक आप दूसरा खाते हो, वो अध्यशन है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी एक चीज़ आपने खाई या पी, उसके बाद एटलीस्ट 3 घंटे बाद कुछ दूसरा पोर्शन लो, क्योंकि रात को जगते हैं ना, मंचिंग करते रहते हैं, बैठे बैठे कुछ कुछ चबाते रहते हैं, क्योंकि जगना पड़ रहा है, उनकी अपनी मजबूरी है। उसमें अगर थोड़ा सा ध्यान रखें कि कुछ खाने के बाद 3-4 घंटे के बाद ही दूसरा कोई चीज़ खाए, तो पहले तो अत्यशन से बच जाएंगे। दूसरा, रात के समय बहुत गरिष्ठ चीज़, भारी चीज़ें न खाए जो पचने में भारी हैं, तो वो ध्यान रखें। खाए क्योंकि उनको भूख लगेगी, जब पूरी रात जगेंगे तो कुछ खाने की इच्छा तो होती है, तो वो ध्यान रखें कि जीता पच जाए ऐसा सुपाच्य आहार ले। और तीसरा ये कि जो कैफीन की चीज़ें हैं वो थोड़ी कम ले, क्योंकि वो पाचन को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं। वो तो अभी डेली तो लाइफस्टाइल का वो बन चुका है। माने बहुत कॉफ़ी पीते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, वो गलत है, इतना न ले तो अच्छा है। कोल्ड ड्रिंक्स है, माने ये सब चीज़ें आपके पाचन को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं। तो एक तो रात्रि जागरण ही पाचन बिगाड़ता है, ऊपर से आप इस तरह की गरिष्ठ चीज़ें खाते हो, फिर साथ में कैफीन भी लेते हो, तो कार्बोनेट और कैफीन दोनों लिक्विड मैंने आपको नुकसान करते हैं, ब्रेवरेजेस, तो वो अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बदले आप हर्बल टी ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, मैंने ऑप्शंस बहुत हैं, नींबू की शिकंजी ले सकते हो। तो इस तरह की कोई चीज़ रखें और साथ में थोड़ा लघु आहार और अध्यशन का ध्यान रखें, तो उनका स्वास्थ्य थोड़ा बचाया जा सकता है, प्रयास कर सकते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से। नज़दीकी अपने वैद्य से संपर्क करिए और सीखिए इन चीज़ों को, ताकि आप इस जो आप खा रहे हैं पी रहे हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो कंट्रोल कर रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो खुद को बचा सकते हैं, डॉक्टर्स के पास जाने से एक कोशिश कर सकते हैं। मैम, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन रहेगा कि ऐसी कुछ 4 से 5 चीज़ें जो आपको लगती हैं, जैसे अभी हमने बात करी कि भारतीय परंपरा में किचन से ही शुरुआत होती है, हर चीज़ शुरुआत वहीं से होती है, बच्चा होता है। जैसे हमारे में तो क्षीराद, क्षीरन्नाद और अन्नाद का वर्णन भी आता है कि बच्चा दूध पीता है, फिर दूध और अन्न लेता है, फिर अन्न लेता है। लेकिन वो सारी चीज़ें बच्चे के पैदा होने के साथ ही किचन में ही कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो दी जाती हैं माता को भी और शिशु को भी। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आजकल रसोई से गायब होती जा रही हैं, इस फास्ट फूड कल्चर में लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, पर होनी चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें जो अलग अलग विभागों पर काम कर सकती हैं, या एक आप बोल सकते हैं कि आपके किचन ही आपकी औषधि है, ऐसा कुछ अगर आप सोचें तो। जैसे मेथी, मेथी इतनी अच्छी है, वातशामक है, बहुत सारे रोगों से बचाती है, जैसे एंटी डायबिटिक वगैरह भी मेदो रोग से बचाती हैं। मगर अब क्या हो गया कि कड़वी लगती हैं करके धीरे धीरे आप देखो तो मसाले के डिब्बे से गायब हो गए लोगों के, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अजवाइन, ये सब लोगों ने धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू कर दिया कि अरे वो कड़वा लगता है खाने में, तो वो हमें रखना चाहिए, मैंने वापस लाना चाहिए। और जैसे दालचीनी, जायफल, ऐसी चीज़ें हैं जो पहले यूज़ होती थी, अपने कुछ आइटम में फिक्स रहता था कि इसमें जायफल डलेगा, इसमें खसखस डलेगी, इसमें दालचीनी डलेगी। अब वो क्या हुआ कि लोग अब ये नहीं है तो जाने दो, दूसरा कुछ डाल देंगे, फ्लेवर इसकी नहीं अच्छी लगती, उसकी अच्छी लगती हैं, ऐसा करके जो हम अवॉइड करने लगे ना, वो नहीं करना चाहिए। और हमारी जो परंपरा में थी कि जिस चीज़ में जो डलता है, जैसे मैं अभी मेरे लेक्चर में भी उदाहरण दे रही थी कि घी का पाचन करना है तो इलायची और खसखस चाहिए, वो दोनों घी के पाचन में मदद करती है। तो हम घी की मिठाइयाँ जब खाते हैं या घी कहीं ज़्यादा खा लेते हैं, तो ये चीज़ उसके साथ होती ही थी इनबिल्ट पहले के ज़माने में, कि मिठाइयों में डलता ही था, तो उससे पाचन अपने आप हो जाता था और तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन मैम, आजकल तो ये जो घी जो बड़ा एक ट्रेंड चला दिया है कि घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो उसके लिए कुछ बताइए कि घी तो ज़रूरी है एक्चुअली। बिल्कुल, ये प्रश्न मैं जब पढ़ती थी तब से मेरे दिमाग में रहता था
कि भाई हमारे आयुर्वेद में तो कहा है कि घृतम दीपनम पाचनम मेधावर्धनम, है ना, इतना अच्छा। और एलोपैथी वाले क्यों मना करते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, और खाना है तो मैंने फैट 1 चम्मच और 2 चम्मच। वो भी कुछ जो मैं अभी पहले बताई थी वैसे कि प्रदेश का वो है कि उनके वहाँ मीट मटन खाते हैं, उसमें इतनी सारी फैट होती है, तो वो ऑलरेडी बहुत फैट खाते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ऊपर से फैट कम खाओ। पर अपने गेहूँ चावल में कोई फैट नहीं है, हम उनका अंधानुकरण करके 1 चम्मच 2 चम्मच खाने लगे, तो वो गलत है। पहला तो ये कि हमें तो फैट की ज़रूरत है शरीर में, हम अति सर्वत्र वर्जयेत आयुर्वेद कहता है, अति कुछ मत करो कि रोज़ तला हुआ खाओ, ऐसा मत करो, पर हमें अच्छे से छौंक डला हुआ घी, चुपड़ी हुई रोटी ये खाना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हमारा शरीर नहीं चलेगा। इसीलिए ऑयलिंग ख़त्म होके ये इतने सारे संधिवात ये वो बढ़ रहा है, क्योंकि आप शरीर का ऑयल ख़त्म कर रहे हैं। और आयुर्वेद कहता है कि 50 के बाद तो आपका वात बढ़ता है शरीर में। वात शमन के लिए स्नेह चाहिए, स्नेह मीन्स तेल और घी चाहिए, तो हमें तो ये खाना चाहिए। पर उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि हम सच्चा नहीं खा रहे, हम रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं। अब वो रिफाइंड करने के लिए उसको इतना गर्म करते हैं, उसमें इतने सारे केमिकल्स डालते हैं, तो वो तेल तो फिर नुकसान ही करेगा। फिर कहेंगे कि तेल खा के नुकसान हो रहा है इसलिए तेल खाना बंद कर दो, तो गलत रास्ते पे हम जा रहे हैं। हमें सही तेल खाना चाहिए जो हमारे भाई, उसमें भी है कि पाश्चात्य में कोई अच्छी चीज़ उगती नहीं है ऐसी जिसके तेल बन सके, है ना। उनके सोयाबीन है, सूरजमुखी है, उन सब में गंध इतनी आएगी उसके तेल में कि खा नहीं पाएंगे, इसलिए उनको रिफाइन करना पड़ता है। हमारे पास तो मूंगफली, तिल, सरसों को, नारियल, कितने अच्छी खुशबू वाली चीज़ें हैं कि उसके तेल को आप जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो आपको खाने की इच्छा होगी। हाँ, और अलग अलग क्षेत्र के उसमें भी उसी अनुसार है कि नॉर्थ में जहाँ ठंडा है, हिमाचल वगैरह, वहाँ सरसों खाते हैं, और जहाँ ह्यूमिडिटी वगैरह बहुत है वहाँ थोड़ा कम स्टिकी ऐसा नारियल तेल खाते हैं। तो हमारा जो साइंस है और हमारी जो ट्रेडिशन है वो उसके अनुसार ही बनी है। तो एक तो आप सही तेल खाओ, जिस रीज़न का जो तेल है वो खाओ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिफाइंड बंद कर दो। रिफाइंड कहीं ना कहीं वो लोग भले ही कितना कह ले, मगर हार्ट डिजीज़ का कारण है, ऐसे बहुत सारे रिसर्च मिलते हैं। इसे नोट कीजिए, घी हार्ट डिसीज़ का कारण नहीं है, रिफाइंड हार्ट डिसीज़ का कारण है, ऐसा आयुर्वेद मान के चल। और घी भी जो है, घी आयुर्वेद में कैसे, अभी जो मैंने कहा था ना कि संस्कार है गुणांतराधानम, माने जो भी प्रोसीजर है वो बहुत इम्पोर्टेंट। घी बनाने की प्रोसीजर हमारी क्या थी, दूध का दही बनता था, दही का छाछ बनती थी, उसमें जो वल्ल होते थे उसके ऊपर मक्खन आता था, उसका हम घी बनाते थे। अब आज क्या हो गया, कच्चा दूध जो आया डेयरी के पास पहुंचा, माने फार्मर से, उसका सीधा क्रीम निकाल लेते हैं मशीन से और उसको गर्म कर लेते हैं। तो वो जो आपने प्रोसीजर पूरी गैप कर दी ना, उसके कारण जो था कि दूध पहले गर्म होता था, उसका दही जमाते थे और लघुता आई, उसको जब मंथन करते हो और उस पर जो नवनीत आया वो और लघु हो गया, उसको गर्म करते हो और जो घी बन गया, तो वो घी आपको बहुत अच्छे से पचेगा, वो कहीं कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, कुछ नहीं करेगा। उसके ऊपर हम लोगों ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में रिसर्च भी कराया। हमने 3 ग्रुप लिए थे। एक ग्रुप था जिसमें जो बाज़ार से आ रहा है घी सीधा सीधा, वो उसमें मिक्स भी है कि भैंस का है, गाय का है, बकरी का है, पता नहीं है किसका है, चलो वो घी। एक ग्रुप में रखा था कि गाय का घी, जैसे आयुर्वेद में गोघृत खाने को ही बोला है, गाय का घी, मगर वो जो अभी की प्रक्रिया से बना हुआ कि सीधा क्रीम उसमें से निकाला, उसका घी बनाया। तीसरा ग्रुप रखा था जिसमें ये सब हमारी प्रोसीजर से पूरा बिलोना घृत बनाया। और हमने 40 साल से ऊपर के लोग, जिसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावनाएं बहुत हैं, उनको रोज़ का 30 ग्राम खिलाया घी। तो उसमें जो पहला ग्रुप था जिसमें बाज़ार का ऐसे ही डेयरी का घी था जो भी मिक्स है, उसमें कुछ लोगों के कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगे, जो हमें रोकना पड़ा बीच से ही उनको देना।
दूसरा ग्रुप था जिसमें सीधा क्रीम से निकाला वो ग्रुप था, उसमें कुछ लोगों के कोलेस्ट्रॉल को डिस्टर्ब किया, कुछ का वजन बढ़ गया, कुछ की लिथार्जी थोड़ी बढ़ गई, ये सब देखने को मिला। और जो तीसरा ग्रुप था जिसमें बिलोना घी गाय का खिलाया गया, वो उनका एकदम उल्टा, उनका वजन कंट्रोल हो गया, कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल घटा, एचडीएल बढ़ा, उनका स्फूर्ति, माना उनका कहना था कि अब दिन भर हम काम करते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं लग रही, एक अंदर से जो कहते हैं ना ताकत शक्ति बढ़ गई, उनकी स्फूर्ति बढ़ गई। तो यही दिखा रहा है कि हमें सही चीज़ खाने की ज़रूरत है, न कि बंद करने की। माने घी तेल बंद करना ये उपाय नहीं है, ये तो हमारे शरीर को ऑयलिंग चाहिए ही, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ जो खान पान है हमारा उसमें चाहिए, पर हमें अच्छा तेल खाना चाहिए, घानी का बेला हुआ और जिस रीज़न का है वो तेल खाना चाहिए। ऐसा ही घी भी हम प्रोसीजर से बनाए। अब आज हम इतना सारा दूध का दही जमा के नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम मलाई निकाल के जमा करके उसका दही जमा के फिर उसको बिलो के उसका मक्खन करके उतनी प्रोसीजर तो कर ही सकते हैं, तो उतनी करें तब भी हम स्वस्थ रह सकते हैं और घी तेल अच्छे से खा सकते हैं। जैसे मैम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आम वात के बड़े पेशेंट बढ़ रहे हैं, बहुत जॉइंट पेन की बड़ी समस्याएं हो रही हैं, तो इसके लिए अगर हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखते हैं, जो फली वाली सब्जियां होती हैं जिनमें भी फली होती है वो वातवर्धक बताई गई है, तो पहले समस्याएं ये नहीं होती थी, तो क्या इसका भी कारण ये है कि पहले के लोग घी ले रहे थे साथ में उन सब्जियों के, तो वो जो रुक्षता आती थी तो वो उसको बैलेंस कर देती थी? माने घी तेल तब अच्छे से खाते थे, फलियों में थोड़ा तेल ज़्यादा ही डालना पड़ता है छोंक में। दूसरा जो मैंने कहा था ना कि अजवाइन, मेथी, हींग, ये सब का उपयोग उसके साथ होता था, जो वात शामक भी हैं और अच्छे से छोंक लगते थे, उस चीज़ों के लगते थे। आप फली किसी के घर में बनती हैं तो देखना कि जनरली हींग और अजवाइन का छोंक डलता है, तो वो इसीलिए था। तो अपनी जो ट्रेडिशन है ना वो इसी अनुसार बनी है, ताकि सबको घर में, कोई हो सकता है वात प्रकृति का है, कोई बुजुर्ग है, कोई यंग है, हर तरह के, मैंने तब तो जॉइंट फैमिली भी होती थी, हर तरह के लोगों के लिए सब्जी तो सेम बनती थी, तो वो उसको इसी तरह से संस्कार किए जाते थे कि जिससे, और ऐसे मसाले हमारे हैं भाई, धनिया डालेंगे तो पित्त नहीं बढ़ेगा, इसलिए धनिया पाउडर डालते हैं, हल्दी डालते हैं, तो एक तरह से एंटीसेप्टिक का काम भी करती हैं और दीपन पाचन भी अच्छा करती हैं। तो ओवरऑल पैकेज था ये मसाले जो हमारे हैं, माना हमारा मसाला दान है वो ही हमारी आदि औषधियाँ हैं। मैम अभी जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि हम चीज़ों को किस तरह से करेंगे, अगर हम आहार की ही हम बात कर रहे हैं, तो आहार में बस कुछ एक ऐसी दो चीज़ें जो आप सभी को चाहेंगे कि आप ये करिए ही करिए, ताकि आपको किसी डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। जैसे एक तो दाल, अभी क्या हुआ है हमारे शरीर में प्रोटीन, सबको ही पता है कि प्रोटीन के बिना हमारे एक भी कोश बनेगा नहीं, और दिन में हम काम करेंगे इतने हमारे सेल्स ब्रेक होंगे, तो प्रोटीन चाहिए, बुद्धि के लिए प्रोटीन चाहिए, स्किन के लिए प्रोटीन चाहिए, बाल के लिए। वो हम हमारा पहले कहते थे ना दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, आज हम दाल रोटी भूल गए, सब्जी रोटी पे आ गए। तो हम जो भारतीय हैं ज़्यादातर हम शाकाहारी हैं और हमारे दाल ही प्रोटीन का मेन सोर्स है, वो हम भूल चुके हैं। तो एक तो ये है कि दाल रोज़ ज़रूर खाओ, क्योंकि वो स्टोर तो होता नहीं प्रोटीन, तो हमें रोज़ खाना ज़रूरी है, और उसमें या तो अच्छे से छोंक लगाओ या घी डाल के, जैसे पहले हम दाल ऐसे ही खाते थे घरों में कि घी डाल के खाते थे, तो वो ज़रूरी है, उससे उसका जो वातवर्धन वाला गुण है ना वो कम हो जाता है, तो वो नुकसान नहीं करेगी और आपको अच्छे से न्यूट्रिशन देगी। दूसरा, जौ का उपयोग अगर करेंगे और थोड़े से कुधान्य मीन्स जैसे रागी हैं, सावा हैं, राजगीर है, ये कुधान्य आयुर्वेद में बताया, हाँ मिलेट्स आज जिसको बोलते हैं, उसका अगर प्रयोग करेंगे, और जौ को सबसे अच्छा माना गया है, तो हम जैसे हफ्ते में 1-2 दिन जौ की रोटी खा ले या जौ का दलिया खा ले या जौ का उपयोग करें, तो जौ बहुत गुणकारी है। वो अपने जितने भी जैसे डायबिटीज़, ओबेसिटी, अभी जिस रोग बहुत चल रहे हैं, पीसीओडी, सब में जौ बहुत उपयोगी हैं।
सबके पथ्य में जौ बताया हुआ है, तो हम जौ का प्रयोग करें। माने हम ओट्स खाते हैं, ओट्स तो जई हैं, जौ का निकृष्ट बताया जय को। भाव प्रकाश ने 2 चीज़ बताई, तो जौ है वो उत्तम है, मगर जहाँ जौ नहीं होते वहाँ ओट्स खाते हैं, पर हमारे वहाँ तो जौ बहुत होते हैं, तो हम ओट्स के पीछे नहीं भाग के हमें जौ का ही सीधा, जौ का दलिया, जौ की रोटी, जौ का प्रयोग करना चाहिए। जौ के सूप, बहुत कुछ बन सकता है जौ का। तो हम आहार में एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 दिन जौ का प्रयोग करें। घी और तेल का उचित मात्रा में और सही रूप में प्रयोग करें, और दाल का प्रयोग करें। इतना अगर हम रोज़ ध्यान रखते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ऑलमोस्ट सही रहेगा। तो मैम जो जैसे मधुमेह प्रमेह की बात आती है, डायबिटीज़ का इतना चल रहा है, आयुर्वेद का दृष्टिकोण इसमें थोड़ा अलग है, तो क्या इसे भी हम अजीर्ण की इसमें दृष्टि से देख सकते हैं? बिल्कुल, ये आम अजीर्ण के द्वारा आम मैंने खाना नहीं पचेगा तो वो आम में परिवर्तित होगा, और आम ही इस सब का एक तरह से जड़ है, क्योंकि आम के कारण आपका पाचन बिगड़ेगा, आपका फैट जमा होना शुरू हो जाएगा, और वही फिर उसमें से डायबिटीज़, ओबेसिटी, हर रोग निकलते हैं। तो बेसिकली मैम कह सकते हैं कि कुछ भी खाना बुरा नहीं है, उसको ना पचा पाना बुरा है। पचा पाना, और इसीलिए अध्यशन नहीं करना। माने एक खाना नहीं पचे तब कहते हैं कि चावल आप चढ़ाए चूल्हे पे, 15 मिनट पके और उसमें दूसरे चावल डाल दोगे तो वो पूरा स्पॉइल करेगा। वही शरीर के अंदर हो रहा है, अपने स्टमक में हो रहा है कि आप एक खाना पचा नहीं, उसके ऊपर दूसरा डाल देते हो। वो मत करो। हाँ, माने ऐसा मत करो। आपका खाना, वो कहते हैं भूख लगे तो खाओ और प्यास लगे तो पियो, ऐसा। हाँ, वो भी गलत है ना। आयुर्वेद ने बताया है कि ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, उसमें पानी ज़्यादा पीना है, बाकी समय में कोई इतने पानी की मांग नहीं होती। तो शरीर जब पानी की मांग करे ना, तब पानी पीना चाहिए, और ऐसे ही खाने की मांग करे तब खाना चाहिए। अगर इतना ही ध्यान रखते हैं तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ओवरऑल मैम हम कह सकते हैं कि जो जिसका पुराना रसोई है तो वो मतलब विकास ज़रूरी है, लेकिन जिसकी रसोई पुरानी है वो विकसित होता रहेगा, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। आयुर्वेद ने आहार को महाऔषध बताया है, और नागार्जुन कहते भी हैं कि अगर आप पथ्य पालन करोगे, ढंग से खाना खाओगे, तो आपको कोई रोग होगा ही नहीं, आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ध्यान नहीं रखते हो खाने में, तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें आहार पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। देखो, दवाई हम कभी कभार खाते हैं, दिन में 3 बार हम आहार ही खाते हैं। तो इसलिए आहार सही हो और आहार को ध्यान में रखेंगे, अगर उस पर थोड़ा सा फोकस हमारा बढ़ाएंगे, हम काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम अपनी संस्कृति की इज्जत करते हुए, जो हमारे पास हमारा खुद का ज्ञान है, जो हमारा नेटिव ज्ञान बोल सकते हैं, उसकी अगर हम इज्जत करते हैं, आयुर्वेदिक इकलौती ऐसी विधा है जो हमें सिर्फ औषधियों पर फोकस करने के लिए नहीं बोल रही है। नहीं कहती कि आप वैद्य के पास ही आइए, आप अपने घर पर ही अपना इलाज कर सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसा। क्योंकि हमारी जो दादी नानी का बनाया हुआ आहार था ना, वो किसी को नुकसान नहीं करता था। अगर उस तरह से हम फिर से बनाने लगे तो निश्चित रूप से हम फिर से स्वस्थ रहेंगे। वो नुस्खे भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद के सिद्धांतों से ही मिलाकर बनाए गए थे। घर घर में आयुर्वेद है, घर घर में आयुर्वेद आज तक टिका है। इतने हमारे ऊपर शासन करने वाले आ गए, फिर भी आयुर्वेद टिका है, तो वो इसीलिए है कि हमारे घर घर में आयुर्वेद था। हमारे हर संस्कृति में आयुर्वेद बुना हुआ है। इसलिए अभी प्रधानमंत्री जी ने हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया का एक नारा दिया है। तो हम कह सकते हैं कि हील इन इंडिया, भारत में ही आप भारत की परंपरा को फॉलो करके ठीक हो सकते हैं, और हील बाय इंडिया, भारत के द्वारा ही ठीक हो सकते हैं। तो आहार को इतना सर्वश्रेष्ठ मान सकते हैं। इस पर मैम बहुत ही अच्छा लगा आपसे इस विषय में बात करके। हम चाहते थे कि ये चर्चा सभी तक पहुँचे, क्योंकि आहार हर कोई खा रहा है, औषधियाँ सब कोई नहीं खा रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बिल्कुल है ना। तो हमने औषधि को, आजकल लोगों ने औषधि के पैकेट को आहार के पैकेट जैसा बना लिया है। आहार थोड़ा सा लेंगे, फास्टिंग करेंगे, लेकिन बहुत सारी गोलियां खा लेंगे, कैल्शियम की, प्रोटीन की, किसी अलग अलग चीज़ों की। तो अच्छा है मैम, हम इस पर आहार पर चर्चा कर रहे हैं,
और मैम से बात करने पर मुझे तो लगता है कि एक यही निष्कर्ष निकलता है कि हम सभी को अपना जो हम खा रहे हैं, जो हमारा आहार है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या आपके लिए उचित है, क्या नहीं है, अपने नज़दीकी वैद्य से संपर्क करें। आप उनसे पूछिए कि आपकी प्रकृति आपके किस लिए आपको क्या खाने की इजाज़त देती है और क्या क्या खाने के लिए मना करती है। मैम नमस्कार, धन्यवाद आपका। नमस्कार, आप सभी का आपका भी बहुत 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 धन्यवाद मैम।